अखंड भारत नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार इंडिया में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बल्कि कोई ऐसा दिन भी जाता होगा कि जब सोशल मीडिया पर या फिर इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर डिबेट नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर पिछले कुछ सालों से ही यह अखंड भारत नाम का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, बल्कि अगर आप लोग इतिहास में झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अखंड भारत और इसका पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। सावरकर जैसे लोगों को इस कॉन्सेप्ट का जनक माना जाता है, जबकि सन 1949 में इतिहासकारों के मुताबिक जब गांधी जी के हत्यारे यानी कि नाथूराम गोडसे को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, तो नाथूराम गोडसे की तरफ से भी अखंड भारत का नारा लगाया गया था। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले यानी अपने बिल्कुल आखिरी वक्त में नाथूराम गोडसे ने चिल्लाकर कहा था अखंड भारत, जिसके जवाब में नारायण आप्टे ने कहा था अमर रहे। ये दरअसल गोडसे का वही साथी था कि जिसके साथ मिलकर गांधी जी की हत्या को अंजाम दिया गया था और जिसको गोडसे के साथ ही फांसी पर लटकाया गया था। इन दोनों ने इस तरह से अखंड भारत का ये नारा 2 बार लगाया था। फिलहाल सावरकर के इस बड़े सपने को हिंदू महासभा, आरएसएस या फिर इसी तरह की ही आइडियोलॉजी से जन्म लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी ने हमेशा संजो कर रखा। न सिर्फ रखा ही बल्कि इसको वक्त वक्त पर खूब प्रमोट भी किया, और 2014 से तो खुद लगातार बीजेपी ही पावर में बनी हुई है, तो इसीलिए उसके बाद से तो इस कॉन्सेप्ट की और इस वर्ड की चर्चा आसमान पर पहुंच चुकी है। हमेशा वक्त वक्त पर यह अखंड भारत मीडिया में नजर आ ही जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानने के बाद अब दोस्तों पहला सवाल तो यही है कि भाई ये अखंड भारत है क्या। तो दोस्तों अगर आप लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे या गूगल भी करेंगे तो आपको इसके अलग अलग मैप नजर आएंगे। कुछ लोगों के मुताबिक तो अखंड भारत सिर्फ अनडिवाइडेड इंडिया है, यानी कि 1947 से पहले वाला, कि जिसमें आज का इंडिया तो मौजूद हो, साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी मौजूद हों। इसके अलावा कुछ लोगों के मुताबिक सिर्फ इतना ही अखंड भारत यानी कि ग्रेटर इंडिया नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भी शामिल होना चाहिए। जबकि कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर इन सारे देशों के साथ साथ अखंड भारत के इस मैप में थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे सारे ही देशों को शामिल कर लेते हैं। जितने भी लोग अखंड भारत के इस तरह के सारे मैप्स को शेयर करते हैं और अखंड भारत का सपना देखते हैं और इस सपने को सच करने की कसमें खाते हैं, उन सब के मुताबिक इतिहास में ये सारे ही इलाके कभी न कभी भारत देश का ही हिस्सा हुआ करते थे, जो अलग अलग वक्तों पर किसी न किसी वजह से भारत से अलग हो गए। तो अब क्योंकि भारत एक ताकतवर और स्टेबल देश बन चुका है, तो सही वक्त आ चुका है कि हम भारत के सारे पुराने इलाकों को दोबारा हासिल करें और एक अखंड भारत यानी कि ग्रेटर इंडिया बनाएं। जो अखंड भारत सावरकर के सपनों के मुताबिक एक हिंदू होली लैंड होगा, क्योंकि 1937 में जब सावरकर की तरफ से अखंड भारत का आइडिया दिया गया था और पूरा नक्शा खींचा गया था, तो उसमें सावरकर की तरफ से न सिर्फ इस अखंड भारत का नक्शा खींचा गया था, बल्कि ये भी कहा गया था कि ये हिंदुओं के लिए होली लैंड होगा, यानी कि एक ऐसा यूनाइटेड हिंदू देश कि जिसका न सिर्फ सिस्टम हिंदू होगा, गवर्नमेंट हिंदू होगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हिंदू होगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि भाई बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन ये अखंड भारत का मैप कहाँ से आया। तो दोस्तों इसका जवाब हमको मिलेगा अभी कुछ महीने पहले ही होने वाली हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन से। आपको याद होगा कि सन 2023 में मई के महीने में ही जब हमारे देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओपनिंग हुई, एक बड़ा इवेंट मनाया गया। तो आपको याद होगा कि उस वक्त अचानक से जब लोगों की नज़र उस बिल्डिंग में लगे हुए नए भारत के मैप पर गई, तो न सिर्फ उससे भारत में ही बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी डिबेट वगैरह हुई, क्योंकि ये कोई आम मैप नहीं था, बल्कि ये तो एक अनोखा और अलग मैप था कि जिसको लेकर बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर्स और बहुत सारे मेंबर्स ने फौरन सोशल मीडिया के जरिए से ये चीज़ पोर्ट्रे करना शुरू की कि ये देखिए अखंड भारत का मैप है और अब अखंड भारत ही सच्चाई है और अखंड भारत का सपना सच करने की ओर हम बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से तो ऑब्जेक्शन किया ही गया, मगर नेपाल ने तो खुद गुस्से में अपना ही एक अखंड नेपाल यानी कि ग्रेटर नेपाल का मैप जारी कर दिया, जिसमें इंडिया के बहुत सारे हिस्सों को नेपाल में दिखा दिया। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाने की वजह से फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली सफाई दी गई कि दरअसल ये कोई अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का मैप नहीं है, बल्कि ये तो अशोका के उस एम्पायर यानी कि उस सल्तनत का मैप है कि जो आज से लगभग 2250 साल पहले यानी कि 250 ईसा पूर्व में एग्जिस्ट किया करता था।
तो दोस्तों अब एक सवाल ये भी उठता है कि जिस अखंड भारत को लेकर इतना ज़्यादा बवाल होता रहता है, जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा होती रहती है, क्या हिस्ट्री में ये कभी एग्जिस्ट करता भी था या नहीं? क्या इतिहास में कभी भारत देश वाकई इतने बड़े इलाके पर फैला हुआ था? तो दोस्तों अगर आप लोग इसका जवाब इतिहास में ढूंढेंगे तो सबसे पहले तो आपको मौर्यन एम्पायर नजर आएगा, यानी अशोका का 2200 से 2300 साल पुराना वही एम्पायर कि जिसका नाम इंडियन गवर्नमेंट ने न सिर्फ सफाई लेते हुए दिया था, बल्कि जितने भी लोग अखंड भारत के इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, अगर उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि भाई बताओ इतिहास में कब ये सारे इलाके भारत का हिस्सा रहे थे, तो वो भी इसी मौर्यन एम्पायर का ही नाम लेते हैं। मगर दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से मौर्यन एम्पायर का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अखंड भारत वाले मैप से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी ये केरला और तमिलनाडु जैसे इलाकों पर हुकूमत नहीं किया करता था। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के भी ऐसे बहुत सारे इलाके थे कि जिन पर इस एम्पायर का राज नहीं हुआ करता था। तो जाहिर है इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि ये अखंड भारत में शामिल नहीं हैं, बल्कि ये तो खुद जो मौजूदा हमारा देश है उसका भी अटूट अंग हैं। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर का ये जो मैप है भी ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। उसकी वजह ये है कि उस दौर में मैप वगैरह तो पब्लिश नहीं किए जाते थे, बल्कि बहुत बाद में यानी सैकड़ों और हज़ारों साल गुजर जाने के बाद हमारी दुनिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मिलने वाले बर्तनों के जरिए से, सिक्कों के जरिए से ही यही अंदाज़ा लगाया है कि कहां कहां पर मौर्यन एम्पायर का राज हुआ करता था। बाकी मौर्यन एम्पायर के बाद अगले सैकड़ों सालों तक भारत में बहुत सारी सल्तनतें कायम हुई और ख़त्म हुई, लेकिन कोई भी इतनी असरदार और इतने बड़े इलाके पर नहीं फैल सकी। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसा एम्पायर भी कायम हुआ कि जिसका मैप मौर्यन एम्पायर के मुकाबले में अखंड भारत से ज़्यादा मैच करता है, और वो सल्तनत थी बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मुगल सल्तनत। औरंगजेब आलमगीर के दौर के इस मुगल एम्पायर के मैप को देखिए कि जब मुगल एम्पायर अपने पीक पॉइंट पर था और इसके अंडर में श्रीनगर से लेकर मैसूर और गुवाहाटी से लेकर काबुल तक का पूरा इलाका आया करता था। इस सारे ही इलाके पर एक ही इंसान का राज था, यानी कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर। लेकिन दोस्तों याद रहे कि मैंने आपसे कहा है कि ये मुगल एम्पायर का मैप अखंड भारत के मैप से सबसे ज्यादा मेल खाता है, न कि पूरी तरीके से मेल खाता है, क्योंकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस दौर में भी साउथ के कुछ इलाकों पर मराठास, हैदराबाद के निजाम या फिर मैसूर के लोग राज कर रहे थे। यही वजह है कि कुछ हिस्टोरियंस ने ये दावा किया है कि नेपाल, म्यांमार, तिब्बत, भूटान और इसके अलावा श्रीलंका जैसे इलाके कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ ही नहीं करते थे, क्योंकि कभी इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि ये एक साथ किसी एम्पायर के अंडर में आए हों या फिर किसी एक ही बंदे ने एक साथ इन सब पर राज किया हो। यही वजह है दोस्तों कि अगर आप लोग देखेंगे तो अखंड भारत के इस आइडिया में काफी फर्क भी आ चुका है। मिसाल के तौर पर जहां एक तरफ सन 1937 में सावरकर के द्वारा इसको एक होली हिंदू लैंड करार दिया गया था, यानी जिसको हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदू हुकूमत रूल करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज के दौर में ज्यादातर आरएसएस के बड़े बड़े लीडर्स यही कहते हुए सुने जाते हैं कि अखंड भारत का मतलब कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं बल्कि कल्चरल एंटिटी है। यानी उनका मतलब ये होता है कि हम अखंड भारत बनाने के लिए इन सारे देशों पर वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, कोई जंग वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि हम तो इन सारे ही इलाकों को पीसफुली यूनाइट करेंगे, यानी कि एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सन 2012 में एक बयान दिया गया था जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इन सारे देशों पर कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम तो पीसफुली इन सबको यूनाइट करेंगे और फिर इन सारे देशों को मिलाकर यानी इस पूरे ही इलाके को बोला जाएगा संस्कृत भारत। अब ये पीसफुली भी बनने वाला अखंड भारत कैसा होगा ये आज तक नहीं बताया गया है। क्या ये सावरकर के सपनों के मुताबिक एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला हिंदू राष्ट्र होगा, या फिर आज के यूरोपियन यूनियन की तरह ये सारे देश तो अलग अलग रहेंगे लेकिन ऊपरी तौर पर इनको जोड़ दिया जाएगा ताकि ट्रैवल फ्री हो सके, यानी हर कोई एक दूसरे के देश में ऐसे आ जा सके जैसे आज के दौर में हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। फिलहाल कुछ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि वक्त के साथ अखंड भारत को लेकर आरएसएस के ख्यालों में ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे मेन वजह यही है क्योंकि अखंड भारत आज के दौर में लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है।
अब पॉसिबल क्यों नहीं है, तो इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह तो ये है कि डेमोग्राफी पूरी तरीके से अब बदल चुकी है। अगर आज के दौर में अखंड भारत बनाया जाता है तो धर्म के हिसाब से आबादी के जो आंकड़े निकल कर आएंगे इस अखंड भारत के, वो पूरी तरीके से हिला कर रख देंगे। मिसाल के तौर पर अगर उस मैप के जरिए से ही अखंड भारत बनाया जाए कि जिसमें लोग इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों को भी शामिल करते हैं, तो आप मान लीजिए कि इस नए अखंड भारत में मुसलमानों की आबादी 70 से 75% का आंकड़ा पार कर जाएगी। और हिंदू धर्म के जो इस वक्त इंडिया यानी कि भारत का सबसे बड़ा रिलीजन है, वो खुद ब खुद माइनॉरिटी में पहुंच जाएगा। जाहिर है ये चीज तो सावरकर का जो अखंड भारत है, जो अखंड भारत का सपना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम उस मैप के हिसाब से भी अखंड भारत को बनाएं कि जो आज के दौर में न सिर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है, बल्कि बीजेपी या फिर आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसको प्रमोट भी किया जाता है, तो उस हिसाब से भी इस अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश तो शामिल ही होंगे। तो इस कंडीशन में भी मुस्लिम पॉपुलेशन या तो हिंदू पॉपुलेशन से आगे निकल जाएगी या फिर बराबर में आकर खड़ी हो जाएगी। बाकी जो अखंड भारत के लगभग इम्पॉसिबल होने के पीछे जो दूसरी वजह है वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि अगर इस सपने को साकार करना है तो आसपास के सारे देशों से जंग करनी ही पड़ेगी। और जंग भी करनी होगी पाकिस्तान से जो खुद न्यूक्लियर पावर है, या फिर उस अफगानिस्तान से जो लंबे वक्त से अमेरिका या फिर सोवियत यूनियन जैसे ताकतों से जंग करता ही आया है। वैसे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत देश हर मामले में ही बहुत आगे है, न सिर्फ आगे है बल्कि काफी ताकतवर भी है, न्यूक्लियर पावर भी है। मगर उसके बावजूद भी एक जंग ही होती है, क्योंकि जंग चाहे कोई भी हारे लेकिन बर्बादी दोनों साइड की होती है। और फिर खास तौर से पाकिस्तान तो खुद भी एक परमाणु ताकत है, तो जब दो परमाणु ताकतों में युद्ध होगा तो उसका अंजाम क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया की इमेज जंगों को लेकर हमेशा से काफी पॉजिटिव रही है। गवर्नमेंट चाहे देश में किसी की भी रही हो, लेकिन दुनिया में जब भी कोई जंग होती है तो इंडिया उस जंग को अपोज ही करता है। न सिर्फ बाहर की जंगों को अपोज करता है और शांति से बातचीत करने की सलाह देता है, बल्कि खुद भी अपने आप को हमेशा से इस तरीके से ही प्रेजेंट करता आया है कि वो कभी भी किसी दूसरे पर बिला वजह हमला नहीं करेगा, जंग नहीं डिक्लेयर करेगा। लेकिन हाँ, जब भी बात डिफेंस की आएगी तो सब कुछ करता है और सब कुछ कर डालेगा। तो दोस्तों, ये थी अखंड भारत कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई पूरी कहानी। अगर वीडियो वाकई नॉलेजेबल लगी हो तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।